हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसके हिंदी एकेडमी पर। आज की हमारी वीडियो प्रैक्टिस संख्या 42 होने जा रही है। यह सभी क्लासों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस भी परीक्षा में आप सम्मिलित होंगे उन सभी के लिए यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, DSSB हो, एलटी हो या जीआईसी हो, जिस भी आप परीक्षा में सम्मिलित होंगे उन सभी के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए अब वीडियो को बिना स्किप किए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। चलिए तो आपका पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन है, ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। ए ठ, बी श, सी भ या फिर डी ज। इनमें से आपको क्या बताना है? ऊष्म व्यंजन बताना है, कौन सा है। अच्छा, ऊष्म व्यंजनों की यदि संख्या पूछ ली जाए तो संख्या कितनी बताओगे आप? ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? तो ये होते हैं आपके 4। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? श, श, श और है। ठीक है, ये आपके 4 होते हैं। क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो प्रश्न में यही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन है, कौन सा है। तो इनमें से आपको पता लग गया होगा कौन सा ऊष्म व्यंजन है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा बी, श। ठीक है भाई, चलिए अब इस प्रश्न को आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस रस को रसराज कहा जाता है, यह आपको बताना है। ए वीर को, बी श्रृंगार को, सी करुण को या फिर डी शोक को। तो किस रस को रसराज कहा जाता है, ये आपको बताना है। यदि आपको पता हो तो एक बार आप कमेंट कर सकते हैं कि इनमें से सही जवाब आपका क्या हो सकता है। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? रस को रसराज कहा जाता है, वो होता है आपका श्रृंगार। तो आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो भरत मुनि के अनुसार पूछ लिया जाए, प्रश्न बहुत बनता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है। तो वो मानी गई है 8। ठीक है, ये प्रश्न आता ही आता है, कई बार पूछा गया है कि भरत मुनि के जो अनुसार है रसों की संख्या कितनी मानी जाती है? 8। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, ये आपको बताना है। क्या है? ए शोक है, बी रति है, सी हास है या फिर डी अद्भुत है। तो श्रृंगार रस का आपको स्थायी भाव बताना है। यदि आपको पता हो तो एक बार कमेंट कर सकते हैं जल्दी से। तो सही आंसर क्या होगा आपका? जो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है वो हो जाएगा बी, बिल्कुल सही, रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है, वो आपको बताना है। क्या होगा? ए विसर्ग संधि, बी स्वर संधि, सी व्यंजन संधि या फिर डी गुण संधि। ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन सी है? चलिए, यदि आपको पता है तो जल्दी से आप कमेंट कर सकते हैं कि यशोदा में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा इसमें विसर्ग संधि। तो ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद हो जाएगा यश धन दा, यशोदा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट प्रश्न।
अगला प्रश्न है आपका, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, ये आपको बताना है। ए वृद्धि संधि है, बी यण संधि है, सी गुण संधि है, या फिर डी दीर्घ संधि है। तो आप जल्दी से बता सकते हैं कि इत्यादि शब्द में कौन सी सही संधि है। तो सही संधि होगी आपकी, इसमें सही जवाब होगा आपका बी यण संधि। इत्यादि शब्द में जो संधि है वो होगी आपकी यण संधि। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, जो भी शब्द दिया होगा आप उसको देखेंगे एक बार, और यदि उसमें दूसरा वर्ण हमेशा आधा होगा, दूसरा वर्ण हमेशा आधा होगा, और उसके तुरंत बाद या तो यह होगा या वह होगा, तो आप हमेशा कौन सी संधि लगा देंगे, यण संधि। ये यण संधि को पहचानने की एक ट्रिक है। जो भी शब्द दिया होगा उसका दूसरा वर्ण हमेशा आधा होगा, और आधे के तुरंत बाद कोई भी वर्ण आधा होगा और उसका आधे के तुरंत के बाद यह या वह आए तो हमेशा आपको यण संधि लगा देनी है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, एक घूंट रचना का नाट्य रूप है, ये आपको बताना है। क्या है? ए नाटिका है, बी गीति नाट्य है, सी भाण है, या फिर डी एकांकी है। तो एक घूंट रचना का नाट्य रूप है। सही जवाब क्या होगा इसका नाट्य रूप? यदि आपको पता हो तो आप बता सकते हैं। एक घूंट है एकांकी, तो इसका नाट्य रूप आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, रेणुका काव्यकृति के कवि का नाम बताइए। ये आपको बताना है कि रेणुका काव्यकृति के कवि का नाम क्या है। ए जयशंकर प्रसाद, बी राजकमल चौधरी, सी रामधारी सिंह दिनकर, या फिर डी श्रीकांत वर्मा। तो रेणुका काव्यकृति की जो रचना है इसके लेखक कौन है? ABCD में से यदि आपको पता हो तो एक बार कमेंट कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? रेणुका जो काव्यकृति है इसके रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, कुमंडूक होना का अर्थ है। इसका आपको सही जवाब बताना है। क्या हो सकता है? ए सीमित ज्ञान, बी कुएं में गिरना, सी मूर्ख होना, या फिर डी मात देना। तो कुमंडूक होने का अर्थ है क्या है? ABCD में से यदि आपको पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि कुमंडूक होने का अर्थ क्या है। तो ABCD में से सही आंसर क्या होगा? कुमंडूक होने का अर्थ है सीमित ज्ञान। तो आपका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट। अगला प्रश्न है आपका, दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है? ये आपको बताना है। ए प्रतिवाद करना है, बी गहरी दुश्मनी है, सी गहरी दोस्ती है, या फिर डी पीछे पड़ना है। तो दांत काटी रोटी का जो सही अर्थ है वो आपको बताना है। ABCD में से यदि आपको पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि दांत काटी रोटी का अर्थ क्या होता है। तो सही आंसर आपका क्या होगा भाई? दांत काटी रोटी का अर्थ है गहरी दोस्ती। तो आपका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि है। ये आपको बताना है कि पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है। ए देवनागरी है, बी फारसी है, सी रोमन है, या फिर डी गुरुमुखी है। तो पंजाबी भाषा की जो लिपि होगी ABCD में से यदि आपको सही आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि पंजाबी भाषा की जो लिपि है इनमें से कौन सी
सही होगी। तो पंजाबी जो भाषा की लिपि है वो हो जाएगी आपकी डी, गुरुमुखी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरुमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, मगही किस उपभाषा की बोली है, ये आपको बताना है। ए राजस्थानी की है, बी बिहारी की है, सी पश्चिमी हिंदी की है, या फिर डी पूर्वी हिंदी की है। तो मगही जो उपभाषा की बोली है ए बी सी डी में से कौन सी सही हो जाएगी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? सही आंसर हो जाएगा मगही जो उपभाषा है वो बिहारी की बोली है। यदि हमें ये उपभाषाएं याद नहीं होती तो हमने एक ट्रिक बनाई हुई है जिसको याद करने के लिए आपको बहुत ही कारगर होगी। तो एक लाइन याद करनी है आपको, बिहारी बिहारी मग में भोज करेंगे। ठीक है, ये याद आपको लाइन रखनी है बस। तो बिहारी से, बिहारी जो भाषा है इसमें मग से मगही, मै से मैथिली और भोज से भोजपुरी। जो ये मगही, मैथिली, भोजपुरी है ये बिहारी भाषा के अंतर्गत आती है। तो ऐसे आपको याद रह जाएगा कि बिहारी जो भाषा है ये किस उपभाषा के अंतर्गत ये कौन कौन सी बोलियां आती हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न है आपका, आमरण शब्द में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। ए अव्ययभाव समास है इसमें, बी तत्पुरुष समास है, सी द्वंद्व समास है, या फिर डी बहुब्रीहि समास है। तो आमरण शब्द में कौन सा समास है ये आपको बताना है। ए बी सी डी में से यदि आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कर सकते हैं कि आमरण शब्द में कौन सा समास है। तो आपका सही जवाब क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए अव्ययी भाव समास। क्योंकि हमने बताया हुआ है जो भी शब्द दिया हुआ है उसमें हमें देख लेंगे यदि उपसर्ग जुड़ा है तो वो हमेशा किसका उदाहरण हो जाएगा? अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। अब जैसे इसमें आमरण है तो आमरण में अ क्या है? उपसर्ग जुड़ा है। ऐसे ही और भी उदाहरण हो सकते हैं, यथाशक्ति, यथा रुचि, आजीवन। ठीक है, ये सभी किसके उदाहरण है? अव्ययी भाव समास के उदाहरण हो जाएंगे। तो इसलिए आप देख लेना जिस भी शब्द में यदि उपसर्ग जुड़ा है, यदि उपसर्ग जुड़ा है तो वो हमेशा अव्ययी भाव समास के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, खरा खोटा शब्द में कौन सा समास है ये आपको बताना है। ए तत्पुरुष समास है इसमें, बी अव्ययी भाव समास है, सी द्वंद्व समास है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो खरा खोटा शब्द में आपको समास बताना है। तो समास क्या हो जाएगा इसमें? यदि आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं कि खरा खोटा शब्द में कौन सा समास है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सी द्वंद्व समास। के खरा खोटा जो शब्द है इसमें आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। क्योंकि इसमें द्वंद्व समास की भी एक पहचान है, इसमें क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। यदि योजक चिन्ह भी ना हो तो हमेशा आपको ये देखना है कि उसके विलोम शब्द है क्या वे। ठीक है, यदि विलोम शब्द है तो निश्चित तय वो द्वंद्व समास होगा। अब जैसे योजक चिन्ह तो हमेशा होता ही है, पहचान में तो हुई है, और उसमें ये भी ध्यान रखना है यदि विलोम शब्द नहीं है तो आपका वो द्वंद्व समास नहीं होगा। अब इसमें खरा और खोटा क्या है? विलोम शब्द है तो द्वंद्व समास है। ऐसे ही ठीक है, कभी कभी योजक चिन्ह नहीं भी आता, जैसे दाल भात। ठीक है, दाल भात होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है ये आपको बताना है। ए बनारसी दास है, बी नाभा दास है, सी लल्लूलाल है, या फिर डी जटमल है। तो गोरा बादल की जो कथा के लेखक है वे आपको बताना है। तो सही आंसर इनमें से क्या हो जाएगा?
ABCD में से सही आंसर है आपका डी, जटमल। तो गोरा बादल की जो कथा के लेखक है वो हो जाएंगे जटमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट आपकी वीडियो का अंतिम प्रश्न है। चलिए अंतिम प्रश्न को भी कर लेते हैं जल्दी से। हजार हजार बाहों वाली रचना के लेखक कौन है? ए बच्चन सिंह है, बी नागार्जुन है, सी सोहनलाल द्विवेदी है, या फिर डी केदारनाथ अग्रवाल है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपको जल्दी बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं यदि आपको पता है। तो हजार हजार बाहों वाली जो रचना है इसके लेखक हो जाएंगे नागा अर्जुन। ठीक है, इनका असल जो नाम है वैद्यनाथ मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, नागार्जुन क्या है इनका उपनाम है। ठीक है, तो असली नाम इनका वैद्यनाथ मिश्र। ये यात्री नाम से भी कविताएं लिखते थे। ठीक है, तो हजार हजार बाहों वाली, सतरंगी पंखों वाली, युगधारा, ठीक है, ये भी सभी नागार्जुन की रचनाएं हैं। चलिए, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। यदि प्रश्न अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं और ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं डेली शाम को 5 बजे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।